Dear students, I am Priyanka Bhamu, Assistant Professor, Government College Ratangarh, and today our topic is polyploidy. हम क्रोमोसोम म्यूटेशन के ही आगे के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अब हमारा पार्ट आता है polyploidy, बहुगुणिता. Some organisms possess more than 2 sets of chromosomes, they are polyploid. कुछ जंतु गुणसूत्रों के 2 या 2 से अधिक सेट या समुच्चय रखते हैं, तो इसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं. सामान्यतः सोमैटिक सेल में सभी गुणसूत्रों के एक जोड़े या एक पेयर या एक सेट के रूप में पाए जाते हैं सभी क्रोमोसोम्स. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माना कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल में ABC प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं. ABC माना कोई सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल में ABC प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में पाए जाएंगे. तो किस प्रकार से होंगे? AA, BB, CC, इस प्रकार से AA, BB और CC. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वो पेयर के फॉर्म में है, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. तो सेट के रूप में पाए जाते हैं. तो इसे हम, जैसे ये डबल हो गए तो हम इसे 2n कहेंगे. अगर वो गैमेट्स में है तो हम n फॉर्म या हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, और अगर सेल में है तो ये 2n फॉर्म है, डबल हो गए हैं, तो इसे हम द्विगुणित अवस्था कहते हैं. तो ये 3 प्रकार के क्रोमोसोम है तो n=3 हो गया, और अगर ये पेयर फॉर्म में आ जाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, तो 2n=6 हो जाएगा. तो सामान्य कायी कोशिका में 2n अवस्था या द्विगुणित अवस्था या डिप्लॉयड अवस्था में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं. जब इनसे युग्मकों का निर्माण होता है तो पेयर के आधे क्रोमोसोम्स जो हैं एक गैमेट्स में चले जाते हैं और आधे दूसरे गैमेट्स में चले जाते हैं. एक कायी कोशिका में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे रिडक्शन या न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है. अर्थात पेयर के आधे गुणसूत्र जो हैं वो एक युग्मक में या एक गैमेट में चले जाते हैं, और दूसरे जो गुणसूत्र हैं वो दूसरे गैमेट में चले जाते हैं. ऐसी कंडीशन n अवस्था या हैप्लॉइड अवस्था या अगुणित अवस्था कहलाती है. तो सामान्य कायिक कोशिका द्विगुणित अवस्था कहलाती है, और उससे बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन या n अवस्था में आते हैं. ये जो स्थिति है ये सभी जीवों में पाई जाती है. लेकिन अगर हम बात बहुगुणिता की करें, जिसमें क्रोमोसोम्स के सेट जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा पेयर्स बनते हैं, टोटली सेट चेंज हो जाता है, सेट 2 से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन 3n, 4n, 5n कंडीशन क्रिएट कर देती है. पॉलीप्लॉइड्स में नॉर्मली ट्रिप्लॉइड कंडीशन जिसमें 3n, टेट्राप्लॉइड कंडीशन जिसमें 4n और पेंटाप्लॉइड कंडीशन 5n अवस्था पाई जाती है. Polyploidy is less common in animals but is found in some invertebrates, fishes, salamanders, frogs and lizards. मोस्टली जो ये पॉलीप्लॉइडी है ये प्लांट्स में बहुत सामान्य अवस्था है, और इसी के द्वारा कई प्लांट स्पीसीज़ जो हैं वो इवॉल्यूएट हुई हैं, उनका उद विकास हुआ है. लेकिन जंतुओं में ये अवस्था सामान्यतः नहीं पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, बहुत रेयर होती है, लेस कॉमन होती है. कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा के कुछ जंतु हैं, या कुछ फिशेस हैं, या सैलामेंडर्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजार्ड्स हैं, इनमें रेयर कंडीशन में ऐसी अवस्थाएं देखी गई हैं. या फिर जैसे ऐसे जंतु जो पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, अनिषेक जनन करते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें ऐसी कंडीशन हम देख सकते हैं. बट मैमल्स और एवीज़ जो हैं उनमें ये अवस्था नहीं देखी गई है अभी तक. टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता के प्रकार. 2 प्रकार की पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी. ऑटोपॉलीप्लॉइडी ये वो अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के सभी समुच्चय या सभी सेट जो है वो एक ही स्पीसीज से आते हैं, एक ही प्रजाति से आते हैं. कंडीशन इन विच ऑल द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पीसीज. एक ही स्पीसीज से जो सेट है, 2 से ज़्यादा गुणसूत्र जिसमें पाए जा रहे हैं, जो सेट है वो ज़्यादा है, लेकिन वो सारा जो सेट है वो एक ही प्रकार का है, सभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सभी एक ही जंतु से आ रहे हैं, एक ही स्पीसीज से आ रहे हैं, एक ही प्रजाति से आ रहे हैं. और एलोपॉलीप्लॉइडी कंडीशन इन विच द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर स्पीसीज. इसमें क्रोमोसोम्स के समुच्चयों की संख्या बढ़ती है, लेकिन ये क्रोमोसोम्स अलग अलग स्पीसीज से आते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं.
और जनरली नॉन होमोलोगस ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन एलोपॉलीप्लॉइडी कहलाती है। स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। ऑटोपॉलीप्लॉइडी स्वबहुगुणिता, जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 से ज़्यादा सेट होते हैं लेकिन वो सभी सेट एक ही स्पीसीज से आते हैं, जिसे स्वबहुगुणिता या ऑटोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एलोपॉलीप्लॉइडी परबहुगुणिता, जिसमें 2 से ज़्यादा सेट्स जो हैं क्रोमोसोम्स के होते हैं लेकिन ये सेट्स अलग अलग स्पीसीज से आते हैं, इसलिए ये नॉन होमोलोगस टाइप के होते हैं। पहले बात करते हैं हम ऑटोपॉलीप्लॉइडी की। Autopolyploidy is caused by accidents of mitosis or meiosis that produce extra sets of chromosomes all derived from a single species. ये माइटोसिस या मियोसिस में एक्सीडेंटली या अकस्मात आ जाते हैं लेकिन सभी एक ही प्रकार के होते हैं क्योंकि ये एक सिंगल स्पीसीज से आते हैं। Non-disjunction of all chromosomes in mitosis in an early 2n embryo, for example, double the chromosome number and produces an autotetraploid. इसमें ये सभी एक ही प्रकार के होते हैं क्योंकि ये सिंगल स्पीसीज से आते हैं। जैसे अर्ली एम्ब्रियो है जो कि 2 हैप्लॉइड गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बना है और अब वो 2n कंडीशन में है, लेकिन अब माइटोसिस में क्रोमोसोम किसी कारणवश कोई एक्सीडेंटली या कोई भी कारण से अलग अलग नहीं हो पाए हैं, जिससे नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन क्रिएट हो गई है, जिससे क्रोमोसोम्स मतलब एक ही पोल पे सारे क्रोमोसोम्स चले गए, क्रोमोसोम्स अलग अलग नहीं हो पाए, दोनों डिफरेंट पोल्स पे नहीं गए हैं, एक ही पोल्स पे चले गए हैं, तो नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन क्रिएट हो गई है। इसलिए क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो जाती है। सारे क्रोमोसोम्स एक ही पोल पे चले गए, वो एक ही न्यूक्लियस में आ गए, एक ही सेल में आ गए, तो क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और इससे नया बनने वाला जो सजीव है वो ऑटोटेट्राप्लॉइड यानी 4n अवस्था वाला हो जाता है। An autotriploid 3n may arise when non-disjunction in a meiosis produce a diploid gamete that then fuses with a normal haploid gamete to produce a triploid zygote. ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि माइटोसिस से ऑटोपॉलीप्लॉइडी किस प्रकार से क्रिएट होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक एम्ब्रियोनिक सेल है जो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से बनी है और अब ये डिप्लॉइड है। इसमें रेप्लिकेशन होगा, जो एस फेज़ है उस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जनरली क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और 2 अलग अलग पोल्स की तरफ जाते हैं, डिसजंक्शन जिसे हम कहते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर ये डिसजंक्शन नहीं हो पाया है, नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो ऐसे में सेल डिवीज़न नहीं हो पाया है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक ही सेल में आ गए हैं, एक ही न्यूक्लियस में आ गए और फिर एक ही सेल में आ गए। तो आप देख रहे हैं सारे क्रोमोसोम्स एक ही सेल में आ गए हैं और इस वजह से यहाँ पर ऑटोटेट्राप्लॉइड यानी 4n की कंडीशन क्रिएट हो गई है। एन ऑटोट्रिप्लॉइड किस तरीके से क्रिएट हो सकता है, हम इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल है, 2n कंडीशन है इसकी, यह रेप्लिकेशन करती है इस फेज़ में, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए हैं। अब यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो डिसजंक्शन इनका नहीं हुआ है, ये अलग अलग नहीं हो पाए हैं, सेग्रीगेट नहीं हो पाए हैं। मियोसिस 2 में इनके नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो गैमेट्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, 2n इस टाइप के बनेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो गैमेट है ये n है, यानी जो नॉर्मल गैमेट होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो अगर ये 2n कंडीशन वाले जो गैमेट्स हैं किसी नॉर्मल हैप्लॉइड गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो ट्रिप्लॉइड प्रकार का जाइगोट बनता है। अब इसमें ऑटोट्रिप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अगर किसी भी वजह से मियोसिस में डिसफंक्शन नहीं हो पाया है, क्रोमोसोम्स अलग अलग नहीं हो पाए हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो गैमेट्स बनाएंगे तो वो 2n कंडीशन वाले बनेंगे, क्योंकि अलग अलग नहीं हो पाए उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस वजह से
ये गैमेट्स 2n वाले बनेंगे, और जब ऐसे 2n गैमेट्स n गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो इनसे बनने वाला जो जाइगोट है वो ट्रिप्लॉइड प्रकार का होता है, 3n टाइप का होता है। Non-disjunction can be artificially induced by colchicine, a chemical that disrupts spindle formation. ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि कौन सा केमिकल है जिसको हम नॉन डिसजंक्शन के लिए या स्पिंडल फॉर्मेशन को डिसरप्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो लैब में, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब में, या काफ़ी ज़्यादा इसको पॉलीप्लॉइडी क्रिएट करने के लिए या स्पिंडल फॉर्मेशन को डिसरप्ट करने के लिए कॉल्चिसिन केमिकल का प्रयोग होता है। कॉल्चिसिन इज ऑफन यूज्ड टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी इन एग्रीकल्चरली एंड ऑर्नामेंटली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। आजकल नाउ दीज डेज ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी क्रिएट करने के लिए कॉल्चिसिन जो है मोर ऑफनली यूज़ होता है। अब अगर कोई ट्रिप्लॉइड और कोई सेल है 3n कंडीशन वाली, तो वो किस प्रकार से मियोसिस के दौरान सिग्रीगेट होगी, उसकी 3 संभावनाएं हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 तरीक़ों से वो उसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑटो ट्रिप्लॉइडी है तो इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होमोलोगस होंगे, समजात होंगे, तो वो पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये पेयरिंग 3 तरीक़ों से हो सकती है। पहला जो तरीका है यदि हम किसी ऑटो ट्रिप्लॉइड यानी 3n सेट के मियोसिस की बात करें, तो सामान्य अवस्था में तो जैसे डिप्लॉइड में क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, तो वो आसानी से होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में आसानी से पेयरिंग कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन ट्रिप्लॉइड अवस्था में क्योंकि 3 समजात गुणसूत्र हैं, तो ये ऐसे में ये 3 समजात क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम सही तरीके से अलाइन नहीं हो पाएगा और ये तीसरा क्रोमोसोम रैंडमली सिग्रीगेट होगा। किस गैमेट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाएगा, इसका फैसला जो है बाय चांस होता है, जिसमें बनने वाले गैमेट्स में कुछ क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज़ आ जाती हैं, जबकि अन्य क्रोमोसोम्स की केवल 1 कॉपी आती है। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे पेयरिंग हो रही है इसमें, तो 2 क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग कर रहे हैं और तीसरा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक गैमेट में एक सेल में आ गए हैं और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो एक सेल में आ गया है। और इससे बनने वाले जो गैमेट्स हैं, यहाँ पे क्योंकि 2 पेयर क्रोमोसोम्स के आए हैं, तो इनसे बनने वाले गैमेट्स जो हैं वो किस प्रकार के होंगे, द्विगुणित अवस्था वाले होंगे, 2n होंगे। यहाँ पे दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स के सेट आए हैं। और दूसरा जो सेल है जिसमें केवल एक टाइप का क्रोमोसोम गया है, उससे बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो n प्रकार के होंगे, क्योंकि उसमें केवल एक प्रकार का क्रोमोसोम गया है। ये कभी कभी क्या होता है, तीनों क्रोमोसोम्स अलाइन होने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं तीनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं और तीनों अलाइन होने की कोशिश करते हैं। और इनका भी जो सेग्रीगेशन है वो रैंडमली होता है। रैंडमली एक गैमेट में क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ चली जाती हैं और दूसरे गैमेट में क्रोमोसोम की 1 कॉपी बाय चांस जाती है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक क्रोमोसोम तो एक गैमेट में चला गया है और 2 जो अलग क्रोमोसोम्स हैं वो दूसरे टाइप के क्रोमोसोम में चले गए हैं। जिन गैमेट्स में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स गए हैं वो 2n या डिप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। जिनमें एक सेट क्रोमोसोम का गया है वो हैप्लॉइड प्रकार के गैमेट्स बनाता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तीसरे क्रोमोसोम की उपस्थिति बाकी के 2 क्रोमोसोम्स को भी अलाइन नहीं होने दे। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों गुणसूत्र एक ही युग्मक पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 उपस्थित हैं तो वो एक दूसरे को सही से प्रॉपरली अलाइन नहीं होने दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में किसी प्रकार की कोई पेयरिंग या अलाइनमेंट नहीं होता है। तीनों जो क्रोमोसोम्स हैं एक साथ एक ही पोल पे आ जाते हैं, जिससे बनने वाले जो गैमेट्स हैं, एक टाइप का गैमेट तो बनेगा जिसमें तीनों क्रोमोसोम्स के सेट आ गए हैं, तो वो गैमेट 3n प्रकार का होगा। और दूसरा जो गैमेट्स बनेंगे जिसमें क्रोमोसोम्स उपस्थित ही नहीं होंगे, इस टाइप का गैमेट बनेगा जिसमें कोई प्लॉइडी है ही नहीं, क्रोमोसोम्स एब्सेंट हैं। ये
तो इस तरीके से बाय चांस क्रोमोसोम जो हैं ट्रिप्लॉइड के अंदर रैंडमली सिग्रीगेट होते हैं और रैंडमली आते हैं और इनसे अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। इस प्रकार के रैंडमली सिग्रीगेशन के कारण कई संख्या युक्त गुणसूत्र वाले अनबैलेंस्ड युग्मक उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें कुछ गैमेट्स में कुछ गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं और कुछ गुणसूत्रों की कई कॉपीज उपस्थित हो जाती है। ऐसे में ज़ाइगोट में अनबैलेंस्ड जीन डोजेज की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जो कि काफ़ी लीथल है। इसी कारण से ट्रिप्लॉइड सामान्यतया वायबल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब आती है कंडीशन एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी arises from hybridization between two species. The resulting polyploid carries chromosome sets derived from टू और मोर स्पीसीज। बहुगुणिता जिसमें गुणसूत्र के 2 से अधिक सेट उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये सेट अलग अलग स्पीसीज से आते हैं। Alloploidy can arise from two species that are sufficiently related that hybridization takes place between them. ये स्पीसीज जो है वो sufficiently related होनी चाहिए ताकि इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। मान लीजिए कि कोई स्पीसीज है जिसके क्रोमोसोम्स हैं ए बी बी सी सी। यहाँ पे 3 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, तो n=3 हो गया। 3 प्रकार जैसे ए बी और सी, तो 3 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, n=3 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ए भी 2 में है, मतलब पेयर में है, बी भी पेयर में है और सी भी पेयर में है, तो हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, इसलिए 2n=6, यानी टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 6। ये एक स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं। अगर ये स्पीसीज़ अगर कोई हैप्लॉइड गैमेट बनाता है तो उस गैमेट में क्रोमोसोम्स किस प्रकार होंगे? ए बी सी। इसी प्रकार से एक दूसरा स्पीसीज़ है जिसमें क्रोमोसोम्स हैं GHI। ये कंडीशन, यहाँ पे भी 3 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं GHI। n=3 है और क्योंकि ये पेयर में हैं GGHHII, तो 2n=6, टोटल क्रोमोसोम्स है 6। ये भी जब गैमेट बनाएंगे तो एक हैप्लॉइड गैमेट बनेगा जिसमें क्रोमोसोम किस प्रकार से होंगे? पेयर में से एक एक निकल के आ जाता है, तो किस प्रकार से बनेंगे? युग्मक में क्रोमोसोम्स कैसे जाएंगे? GHI। If gametes from species 1 and 2 fuse a hybrid with 6 chromosomes, A, B, C, GHI is created. अगर species 1 और species 2 के जो gametes हैं उनका फ्यूज़न होता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो बनने वाले जो हाइब्रिड है उसमें भी 6 क्रोमोसोम्स आएंगे, जो कि एक नॉर्मल जंतु में होते हैं। 2n=6 है, इसमें भी 6 क्रोमोसोम हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो 6 क्रोमोसोम्स हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। ये A B B C C या GGHHII टाइप के क्रोमोसोम नहीं है, ये A B C GHI प्रकार के हैं। है ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, 2n=6 है, पर ये क्रोमोसोम्स समजात गुणसूत्र नहीं हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं हैं। The hybrid has the same number of chromosomes as both diploid species, so the hybrid is considered diploid. However, because the hybrid chromosomes are not homologous, they will not pair and segregate properly in meiosis. Thus, this hybrid is functionally haploid and sterile. याद रहे कि यहाँ पर डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 2n=6 है, जो कि एक सामान्य स्पीसीज़ की कंडीशन है, किंतु ये क्रोमोसोम्स समजात गुणसूत्र नहीं हैं, इसलिए मियोसिस में ये प्रॉपरली ना तो पेयरिंग करेंगे और ना ही सिग्रीगेशन करेंगे, इसलिए ये हैप्लॉइड भी क्या होता है? स्टेराइल होता है, बंध्य प्रकार का होता है। ये स्टेराइल हाइब्रिड मियोसिस से वायबल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, किंतु ये माइटोसिस या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा खुद का अस्तित्व बना सकता है।
द स्टेराइल हाइब्रिड इज अनेबल टू प्रोड्यूस वायबल गैमेट्स थ्रू मियोसिस। मियोसिस के दौरान वायबल गैमेट्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये खुद को परपिट्यूएट कर सकता है। कभी कभी ऐसे हाइब्रिड में माइटोसिस के दौरान गुणसूत्र अलग अलग पोल्स पर नहीं जाते, यानी नॉन डिसजंक्शन यहाँ भी क्रिएट हो जाता है माइटोसिस में, जिससे क्या होता है, इन्हीं क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो जाती है और कंडीशन बन जाती है ए बी बी सी सी जी जी एच एच आई आई। मतलब जो 6 क्रोमोसोम्स हैं वो उनका रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम डबल होंगे, ए का भी पेयर बन जाएगा ए, बी का भी पेयर बन जाएगा बी, सी का भी पेयर बन जाएगा सी जी एच आई, इनके भी पेयर बन जाएंगे और ये हो जाएंगे जी जी एच एच आई आई। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो गए हैं, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गई है। और इस अवस्था को एम्फी डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं, क्योंकि इस एम्फी डिप्लॉयड में प्रत्येक गुणसूत्र के जो समजात पार्टनर्स हैं वो अब आ गए हैं, तो ये मियोसिस कर सकते हैं और ये 6 क्रोमोसोम वाले गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो एम्फीप्लॉयड हैं ये गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि एक पेरेंटल जनरेशन है जिसमें स्पीसीज़ 1 जो है वो ए बी बी सी सी टाइप का है, जिसमें 2n इज इक्वल टू क्या है 6 है। एक दूसरी स्पीसीज़ है जिसमें क्रोमोसोम्स हैं जी जी एच एच आई आई, इसमें भी क्रोमोसोम्स 2n इज इक्वल टू 6 हैं, यानी टोटल क्रोमोसोम्स जो हैं वो 6 हैं। अगर इनके गैमेट्स बनते हैं तो ए बी बी सी सी से जो गैमेट्स बनेंगे वो होंगे ए बी सी एन इज इक्वल टू 3, और जी एच आई से जो गैमेट्स बनेंगे वो होंगे जी एच आई, जी जी एच एच आई आई से जो गैमेट्स बनेंगे वो होंगे जी एच आई, और यहाँ एन इज इक्वल टू 3। अगर इन गैमेट्स को फ्यूज़ करवाया जाए तो जो प्लांट बन के आएगा ये, इसमें क्रोमोसोम्स होंगे ए बी सी जी एच आई, जो कि 2n इज इक्वल टू 6 है, यानी सामान्य अवस्था है, डिप्लॉयड अवस्था है। लेकिन अब अगर इस प्लांट का अगर हम गैमेटोजेनेसिस करवाते हैं, यानी इससे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स के बनने की अवस्था को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, तो इनसे कोई भी टाइप के मतलब क्रोमोसोम्स रैंडमली सेग्रीगेट होकर के आएंगे और इनसे जो बनने वाले गैमेट्स हैं वो वायबल गैमेट्स या फंक्शनल गैमेट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर यही प्लांट अगर एम्फी डिप्लॉयड बन जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी ये आप देख रहे हैं ए बी बी सी सी जी जी एच एच आई आई, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये वाले, ये क्या हो गए हैं, यहाँ पर डबल हो गए, यहाँ पर डबल हो गए हैं, तो 4n इज इक्वल टू 12 हो गया है, यानी ये ऑटो टेट्राप्लॉइड प्लांट बन गया है, ऑटो टेट्राप्लॉइड जिसमें 4n इज इक्वल टू 12 है। अब अगर इसका हम क्योंकि अब इसमें समजात गुणसूत्र आ गए हैं, ए की भी पेयरिंग हो गई है, बी की भी पेयरिंग हो गई, सी जी एच आई सब की पेयरिंग हो गई है, और पेयरिंग से मतलब पेयर बन गए हैं, डबल हो गए हैं, तो उनके समजात गुणसूत्र आ गए हैं, तो यहाँ पे ये गैमेट्स बना सकते हैं। ये देखो ये गैमेट्स बना गए, और प्रत्येक गैमेट में हाफ क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी 12 के हाफ 6 क्रोमोसोम प्रत्येक गैमेट में आ जाएंगे। The significance of polyploidy. In many organisms, cell volume is correlated with nuclear volume, which in turn is determined by genome size. ज़्यादातर जंतुओं में जो सेल का वॉल्यूम है वो किससे निर्धारित होता है, न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। जो न्यूक्लियस या केंद्रक का आयतन है उससे निर्धारित होता है कोशिका का आयतन। जितना ज़्यादा किसी केंद्रक का आयतन होगा उतना ही उसी प्रपोर्शन में उसी अनुपात में उस कोशिका का जो सेल का आयतन है वो भी बढ़ जाता है। और न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है जीनोम की साइज़ पर। अगर जीनोम की साइज़ ज़्यादा है, क्रोमोसोम्स की संख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस की साइज़ भी ज़्यादा होगी। Thus, the increase in chromosome number in polyploidy is often associated with an increase in cell size. इसलिए अगर क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती है तो कोशिका की साइज़ भी बढ़ेगी। And many polyploids are physically larger than diploids. इसलिए द्विगुणित अवस्था वाले जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो उनके कंपैरिजन में जो उनके पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो कई गुना साइज़ में बड़े होते हैं। Breeders have used this effect to produce plants with larger leaves, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो इस इफ़ेक्ट को या इस प्रभाव को प्रैक्टिकली
मतलब काम में लेते हैं और उनसे इस मतलब जीनोम की साइज़ को बढ़ा करके वो सेल की साइज़ को बढ़ाते हैं और मतलब नए नए प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनमें जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स है या सीड की जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हमको मिलती है पॉलीप्लॉइडी के कारण। The hexaploid 6n is equal to 42 genome of wheat probably contains chromosomes derived from 3 different wild species. अभी कोई wheat की नई species तैयार हुई है जो कि hexaploid genome जिसमें है 3 different wild species को मिला करके ये variety जो है wheat की produce हुई है. As a result, the seed of modern wheat are larger than those of its ancestors. जो इन व्हीट की जो साइज़ है वो उनके एंसेस्टर से कई गुना बड़ी है क्योंकि इनमें 3 डिफरेंट वाइल्ड स्पीसीज़ के क्रोमोसोम्स इसमें शामिल हैं और वो डबलिंग के द्वारा अपने जीनोम के साइज़ को काफ़ी गुना बढ़ा चुके हैं, जिस वजह से व्हीट की जो साइज़ है वो उनके एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ चुकी है। मैनी अदर कल्टिवेटेड प्लांट्स आर ऑल्सो पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड इज़ लेस कॉमन इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। अभी 1920 में एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज कार्पेंचेनको, जिन्होंने कैबेज जो पत्ता गोभी होता है जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2n इज इक्वल टू 18 यानी टोटल क्रोमोसोम्स जो है वो 18 होते हैं। और एक दूसरी स्पीसीज़ है रेडिश मूली जिसका बॉटनिकल नेम है रेफिनस सटाइवा, इसके अंदर भी 2n इज इक्वल टू 18 यानी टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 18। तो इन दोनों डिफरेंट स्पीसीज़ को ले करके उन्होंने उनके फ्यूज़न से एक ऐसा प्लांट तैयार किया जिसमें कि लीव्स जो थी वो तो कैबेज की थी और रूट्स जो थी वो रेडिश की थी। इसका फ़ायदा ये था कि इसमें कोई भी प्लांट का पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाता है, जैसे कि कैबेज में लीव्स काम में आती हैं तो इसकी लीव्स भी काम में आने वाली थी और रेडिश की रूट्स काम में आती हैं तो इसकी रूट्स भी कंज्यूम की जा सकती है, उपयोग में आती हैं। तो इस टाइप के कई प्लांट्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन से यूज़फुल प्लांट्स क्रिएट किए जाते रहे हैं कई प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा। पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में काफ़ी सामान्य अवस्था है, लेकिन प्राणी जंतुओं में ये जो अवस्था है ये बहुत कॉमन है। पॉलीप्लॉइडी इज़ लेस कॉमन इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स फॉर सेवरल रीजंस। एलोपॉलीप्लॉइड्स रिक्वायर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज़, जैसे कि हमने देखा कि एलोपॉलीप्लॉइडी जो है पर बहुगुणिता जो है वो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप क्रिएट होती है, विच हैपन्स लेस फ्रिक्वेंटली इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स में बहुत रेयर या बहुत लेस फ्रिक्वेंटली होता है। Animal behavior often prevents interbreeding among species and the complexity of animal development causes most interspecific hybrids to be non-viable. मोस्टली जो ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स जो डेवलप होते हैं वो मोस्टली नॉन वायबल होते हैं। मैनी ऑफ द पॉलीप्लॉइड एनिमल्स दैट डू अराइज आर इन ग्रुप्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। मोस्टली जो हम पॉलीप्लॉइड एनिमल्स सुनते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द एनिमल डेवलप फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से एनिमल का डेवलपमेंट, अनिषेचित जो एग है उससे जंतु का विकास होना अनिषेक जनन कहलाता है। तो ऐसे जंतु जो पार्थिनोजेनेसिस करते हैं उनमें हम पॉलीप्लॉइडी देख सकते हैं। Thus, asexual reproduction may facilitate the development of polyploid, perhaps because the perpetuation of hybrid individuals through asexual reproduction provides greater opportunities for non-disjunction than does sexual reproduction. तो जो जंतु जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हीं में ही हम पॉलीप्लॉइडी के विकास को देख सकते हैं। Importance of polyploidy in evolution. Polyploidy often give rise to new species and has been particularly important in the evolution of flowering plants. ऐसे plants जो flower जिनमें फूल आते हैं उनके उद्विकास में पॉलीप्लॉइडी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है और पॉलीप्लॉइडी नई स्पीसीज़ को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान पॉलीप्लॉइडी का होता है। Occasional genome doubling through polyploidy has been a major contributor to evolutionary success in several groups. खासकर पॉलीप्लॉइडी में जो जीनोम डबलिंग होती है वो भी जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करती है और जेनेटिक वेरिएशन जो है वो उद्विकास में बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक जीन्स में अलग अलग वैरायटीज़ नहीं आएंगी, वेरिएशंस क्रिएट नहीं होंगे,
कोई भी स्पीसीज़ इवोल्यूएट नहीं हो सकती है, उद्विकास उसका संभव नहीं हो सकता। और ये जो पॉलीप्लॉइडीज़ हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी या एलो पॉलीप्लॉइडी, ये जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और इसके फलस्वरूप उद्विकास होता है। थैंक यू।